तो कल कहां तक हो गया था? सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, कोशिका संरचना, और उसके अंदर हमने कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, कोशिकांग। और उसमें हमने पहला कौन सा लिखा है? फर्स्ट सेल वाल या कोशिका भित्ति, सेल वाल ये लिखा हमने कल। और कोशिका भित्ति में लिखा है ये केवल किस में होता है? प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाई जाती है। बाकी जंतु कोशिका में क्या रहती है? ये अनुपस्थित नहीं पाई जाती। फिर कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है? उसमें लिखा हमने मेन किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की, लेकिन साथ में हेमी सेलुलोज और पेक्टिन भी होता है। फिर लिखा जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड और ग्लाइकोपेप्टाइड की बनी होती है। ऐसे ही लिखा है कवक की किसकी होती है? काइटिन की। ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। और एक लिखा कोशिका भित्ति जो है ना, उसके अंदर बीच में एक स्तर होता है, उसको बोलते हैं मध्य पटलिका, जो दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है, जिसको कोशिका का सीमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका सीमेंट, जो किसका बना होता है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है और मेन सेल को जोड़ने का काम करता है। तो कोशिका भित्ति के बारे में हमने मेन 5-4 पॉइंट लिखे जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद फिर लिखो दूसरा सेकंड, कोशिका झिल्ली या इसका एक नाम और क्या है? इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसका एक नाम और सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन जो नाम है ना, ये सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ये जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया? कोशिका झिल्ली नाम किसने दिया है? तब आपको दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं आपको। एक तो क्रेमर और एक है नाम है नेगेली एंड नेगेली, क्रेमर व नेगेली। इन्होंने क्या इसको सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली नाम दिया था। और एक इसका नाम दिया था जीवद्रव्य झिल्ली, जीवद्रव्य झिल्ली। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया? ये नाम दिया था प्लोव ने। ये 2 पॉइंट याद रखने। सेल मेम्ब्रेन किसने कहा और जीवद्रव्य मेम्ब्रेन यानी जीवद्रव्य झिल्ली किसके द्वारा कहा गया? तो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा क्रेमर व नेगेली ने, और जीवद्रव्य झिल्ली किसने कहा है? प्लोव के द्वारा कहा गया है। 2 लिखो पॉइंट नहीं चाहिए। पहले ये लिखो कोशिका झिल्ली क्रेमर व नेगेली ने बताया, कोशिका झिल्ली नाम लिख लो क्रेमर व नेगेली के द्वारा। और जीवद्रव्य झिल्ली किसने कहा है? प्लोव के द्वारा कहा गया है। इसको जीवद्रव्य झिल्ली प्लोव ने कहा है। प्लोव ने इसको जीवद्रव्य झिल्ली बोला है। 2 नाम तो याद रखने, क्रेमर व नेगेली और दूसरा प्लोव। इसके अलावा ये जो कोशिका के चारों ओर है ना, ये जंतु कोशिका के अंदर भी पाई जाती है और पादप कोशिका दोनों के अंदर होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति थी जो जंतु कोशिका में नहीं थी, लेकिन कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका दोनों में होती है। और ये कोशिका झिल्ली जो है ना, जिसने इस कोशिका को चारों तरफ से जंतु कोशिका को इस तरह से एक निश्चित आकार दे रखा है, यू इसको बांध रखा है, ये कोशिका झिल्ली ये मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी है? लिपिड एंड प्रोटीन, जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जो लिपिड और प्रोटीन इनके अस्तर लगे रहते हैं। अब लिपिड व प्रोटीन के किस प्रकार के अस्तर लग लग के एक ये कोशिका झिल्ली बनी है, उसके लिए फिर क्या अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए अलग अलग मॉडल दिए। उनमें आपको 2-3 नाम याद रखने हैं। एक तो है तरल मोजेक मॉडल। क्या नाम है?
तरल मोजेक मॉडल दिया था, किसके द्वारा दिया गया, ये नाम याद रखेंगे अभी। एक इकाई कला मॉडल, यूनिट सेल मॉडल दिया, वो किसके द्वारा दिया गया। एक है लीफ मॉडल दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया। तीन नाम याद रखेंगे। इस कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए दिए गए मॉडल और दिए गए वैज्ञानिकों के नाम याद रखने। तो एक पॉइंट ये लिखो, नीचे पहले लिखो, कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन, आगे लिखो ब्रैकेट में, लिपोप्रोटीन, लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। और आगे लिख लो ब्रैकेट में, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, और इसमें कुछ मात्रा में, कितना, 1 से लेकर 6% जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है इसकी संरचना में। तो नीचे एक लाइन और लिखो, तथा 1 से 6% तक कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित रहता है। कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित रहता है। अब इस कोशिका झिल्ली की संरचना बताने के लिए दिए गए मॉडल है ना, उस मॉडल में एक नाम तो याद रखना, ये इकाई कला मॉडल, ये नाम। यूनिट सेल मॉडल, इकाई कला मॉडल किसके द्वारा दिया गया, 1959 में रॉबर्टसन के द्वारा। किसने दिया ये रॉबर्टसन ने दिया है 1959 में। इसके बाद एक मॉडल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं दरवै मोजेक मॉडल। क्या कहते हैं इसको, दरवै मोजेक मॉडल या फ्लूइड मोजेक मॉडल बोलते हैं इसको। और ये किसके द्वारा दिया गया, तब दो नाम आते हैं, एक नाम तो निकोलसन और एक नाम आता है सिंगर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में ये नाम लिखा हुआ आता है। 1972 निकोलसन और सिंगर ने इस कोशिका झिल्ली के दिया गया मॉडल दरवै मोजेक मॉडल, और एक इकाई कला मॉडल किसका है, रॉबर्टसन का है। 2 पॉइंट नीचे और लिखो, पहले एक लाइन लिखना और इसमें लिखो, कोशिका झिल्ली को या कोशिका झिल्ली की संरचना की व्याख्या, कोशिका झिल्ली की संरचना की व्याख्या हेतु दिए गए मॉडल, संरचना की व्याख्या हेतु दिए गए मॉडल फिर लिखो नीचे नंबर 1 इकाई कला मॉडल, इकाई कला मॉडल, और किसने दिया, लिखना रॉबर्टसन ने 1959 में दिया है ये, 1959 1959 में रॉबर्टसन ने कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए दिया गया इकाई कला मॉडल रॉबर्टसन का है। दूसरा लिखो दरवै मोजेक मॉडल, दरवै मोजेक मॉडल किसने दिया है, निकोलसन व सिंगर ने 1972 में 72 निकोलसन व सिंगर के द्वारा। निकोलसन और सिंगर के द्वारा। और एक नाम और याद रखना है, लीफलेट मॉडल, ऐसे इंग्लिश में शब्द हिंदी में लिखा होता है ऐसे, लीफलेट मॉडल, लीफलेट मॉडल ये दिया गया है ग्रेटर व ग्रेमर, मेन इसका नाम आता है ग्रेटर का जाता है, लीफलेट मॉडल ग्रेटर व ग्रेमर के द्वारा।
ये कोशिका झिल्ली है ना, उसकी संरचना कैसी होगी उसको बताने के लिए दिए गए मॉडल है। अब इनमें क्या है उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, अलग अलग इनका पूरी व्याख्या है कि इकाई कला मॉडल में किस प्रकार से कोशिका को एक इकाई के रूप में माना गया है, कैसे लिपिड और प्रोटीन की परतें किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है। द्रव मोजेक मॉडल के अंदर क्या है, मोजेक मतलब यानी एक जेली की तरह, उसके अंदर लिपिड की परतें हैं और उसके अंदर प्रोटीन के अंदर धसी हुई रहती है यूं प्रोटीन वाले पार्ट। तो वो पूरा वर्णन है, वो हमें मतलब नहीं, एग्जाम में सिर्फ नाम आते हैं। इकाई कला मॉडल के प्रतिपादक कौन है, रॉबर्टसन। द्रव मोजेक मॉडल के प्रतिपादक निकोलसन व सिंगर। लीफलेट के लिए क्या है, ग्रेटर व ग्रेमर, ये लीफलेट मॉडल के जनक हैं। ये तीन मॉडल याद रखने हैं, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए दिए गए मॉडल है, ये तीन नाम याद रखने हैं। इसके अलावा कोशिका झिल्ली जो है ना, इस कोशिका झिल्ली में जगह जगह छोटे छोटे क्या छेद होते हैं ऐसे इस तरह से, और इन छेद में से क्या है, कोशिका जो है बाहर से आवश्यक पदार्थों का परिवहन करती है। जो आवश्यक होती है उनको बाहर यानी बाहर से अंदर ले लेती है, जो अनावश्यक होते हैं उनको बाहर निकाल देती है। और यहां पर क्या है, इस जो छिद्र है उसके ऊपर क्या बॉडीगार्ड बैठे रहते हैं जो चेकिंग करके अंदर भेजते हैं, कोई यानी असामाजिक तत्व अंदर कोशिका के अंदर न चला जाए, कोशिका के लिए जो हानिकारक हो। इसलिए कोशिका जो है ना, ये झिल्ली आने वाले पदार्थों को, अंदर लेने वाले पदार्थों को चयन कर करके अंदर भेजती है। इसलिए बोलते हैं इसमें क्या होती है, चयनात्मकता का गुण होता है, सिलेक्टिविटी होती है। यानी सिलेक्टिविटी या तो कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य, यानी अंदर जाने वाले पदार्थों को चयनित करके भेजती है। तो एक पॉइंट लिखो नीचे और लिखो, कोशिका झिल्ली में चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। कोशिका झिल्ली में चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। ये याद रखना, ये कोशिका झिल्ली क्या है, चयनात्मक पारगम्य, ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा एक कोशिका झिल्ली जो है ना, ये कोशिका है और इसके बाहर वाला क्षेत्र है, उनके बीच में सांद्रताओं का एक निश्चित अंतर क्या रखती है, स्थापित रखती है। जैसे कभी आपने पढ़ा होगा, आगे आपको लिखाएंगे भी, कि अगर किसी कोशिका को कि अगर गाढ़े शर्करा के घोल में डाल दे, या ऐसा शर्करा का घोल हो जिसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन जो है वो कोशिका के अंदर जो घोल है ना, जीव द्रव्य, उस घोल की सांद्रता के बराबर हो, उसमें डाल दे, या फिर ऐसे डाल दे जिसमें कोशिका की सांद्रता ज्यादा हो, बाहर सांद्रता क्या हो, कम हो, ऐसे डाल दिया जाए। तो ये कोशिका झिल्ली जो है ना, ये एक फिर अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में भी काम करती है। और अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, जो केवल विलायक के अणुओं को अंदर आने दे। अब देखो, मान लो ये कोशिका है और इसके अंदर क्या है, जैसे केंद्र के वगैरह जो भी कोशिकांग है, और इसके अंदर ये जीव द्रव्य है, ये कहते प्रोटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म प्लस केंद्र के द्रव्य मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ये है। अब इसके अंदर जो कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ घुले हुए है ना, ये इस जीव द्रव्य में। अब अगर इस कोशिका को हमने डुबो दिया किसमें, या एक पात्र लिया उसमें डुबो दिया यूं, और इस पात्र के अंदर यहां एक द्रव है। अब इस कोशिका के अंदर जो द्रव्य है उसकी सांद्रता, सांद्रता का मतलब समझते हो, कंसंट्रेशन। सांद्रता मतलब यानी जैसे जल में आपने चीनी मिलाई तो जल में कितनी चीनी मिली वह कहलाएगी उस जल की सांद्रता, यानी कितनी मिलाई हुई है। उसको पढ़ाओ कभी, नॉर्मलता, मोलरता, है ना, फार्मलता वगैरह से, मोल बीन। तो वो क्या है, सांद्रता दर्शाने की इकाइयां, यूनिट होती है केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं सांद्रता की इकाइयां बोलते हैं। तो अब जो आपने बाहर वाला विलयन लिया ना, उसके अंदर घुले हुए पदार्थ की मात्रा उतनी है जितनी कोशिका में द्रव है उसके अंदर घुले पदार्थ की मात्रा के बराबर हो। एक तो क्या हो, बराबर हो, ये कर दिया हमने, क्या हो, बराबर हो। एक आपने कोशिका ली यूं, है ना, और इस कोशिका के अंदर यूं कोशिका द्रव्य, और यहां आपने बाहर से कोई द्रव्य उसके अंदर डुबोया। अब आपने कह दिया कि इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, और इसके क्या है,
सांद्रता कम है। ज्यादा का मतलब ये बाहर वाला घोल क्या है, ज्यादा गाढ़ा है, और अंदर वाला क्या है, कोशिका वाला थोड़ा पतला है। सांद्रता ज्यादा मतलब सांद्र विलयन, मतलब जो गाढ़ा हो जाए। चीनी अगर ज्यादा घोल दी ना, बिल्कुल गाढ़ा बन गया चीनी का पानी में विलयन, क्या कहलाएगा वो, सांद्र विलयन, अधिक सांद्रता वाला। चीनी अगर आप कम कम मिलाई है तो क्या रहेगा, वो पतला रहेगा, उसको बोलते तनु विलयन, उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब यहां घुले हुए पदार्थ की मात्रा कम है और बाहर जो घुला उसकी पदार्थ की मात्रा क्या है, ज्यादा है। फिर आपने ले ली एक कोशिका और यूं इसी तरह से, और यहां आपने वापस वही पात्र लगा दिया। अब कह दिया यहां मात्रा क्या है, कम, और यहां क्या है, ज्यादा। इसका मतलब कोशिका द्रव्य की सांद्रता क्या है, ज्यादा, अधिक गाढ़ा है बाहर वाले द्रव्य की तुलना में। अब कह दे कि इनकी सांद्रता बराबर है, इसका मतलब इन दोनों की विलयन के अंदर जल की मात्रा बिल्कुल क्या है, बराबर। घुले पदार्थ की मात्रा क्या है, बिल्कुल ही बराबर। यहां देखो इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी कम है, इसका मतलब यहां घुला हुआ पदार्थ ज्यादा, जल क्या है, कम। यहां जल ज्यादा, घुला हुआ पदार्थ क्या है, कम। यहां देखो ज्यादा सांद्रता, इसकी कम, इसका मतलब जल यहां पर है ज्यादा, घुला हुआ पदार्थ कम, और यहां जल क्या है, कम, घुला हुआ पदार्थ क्या है, ज्यादा। और याद रखो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है ना, जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कि अर्ध पारगम्य झिल्ली होती क्या है, एक होती है पारगम्य परमिएबल, ऐसी झिल्ली जो सभी पदार्थों को आने और जाने दे, किसी की कोई रोक टोके नहीं हो। एक होती है अपारगम्य, जो किसी को भी जाने न दे, बिल्कुल क्या है कि अवरोध की तरह काम करे। और एक होती है दोनों के बीच की अर्ध पारगम्य झिल्ली, मतलब जो कुछ चयनित पदार्थों को अंदर आने दे, बाकी को अन्य को अंदर न आने दे, अपनी मर्जी से अंदर लाए और बाहर ले जाए, किसी की यानी जबरदस्ती कोई अंदर या बाहर नहीं आ सकता, उसको बोलते अर्ध पारगम्य। और अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है ना, उसके दोनों तरफ जल के जो अणु विलायक वो आसानी से जा और आ सकते, उसकी कोई रोक टोके नहीं। उनके पास क्या है, कार्ड है कि आराम से जाओ और आराम से आओ, क्योंकि वो हानिकारक तो है नहीं कोशिका के लिए, कोशिका के लिए क्या फायदेमंद है जल, इसलिए कोशिका में जल बाहर भी आ सकता है और अंदर भी आ सकता है। अब इस कोशिका को आपने इस द्रव्य में डुबोया, जितना जल यहां उतना जल यहां। और एक होता है विसरण, विसरण का मतलब क्या होता है, कोई पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाए। जैसे अगर यहां मैं अगरबत्ती जला दूं एक, तो उस अगरबत्ती खुशबू क्या है, पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो यहां प्रारंभ में इस जगह अगरबत्ती की जो खुशबू है उसके कण क्या थे, ज्यादा, यहां अगरबत्ती के पास, यहां वहां पर क्या थे, कम नहीं थे लगभग। तो यहां ज्यादा से कहां चले गए, कम की तरफ चले गए, तो अधिक से कम की तरफ जाता है हमेशा। अब देखो जल दोनों तरफ बराबर है, अगर यहां डुबो दोगे ना तो इस कोशिका झिल्ली से जल न तो बाहर जाएगा और नहीं अंदर, दोनों तरफ बराबर है, बैठी रहेगी आराम से, इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखो यहां जल क्या है, कम, यहां जल क्या है, ज्यादा, यानी सांद्रता कम। जिसकी सांद्रता कम वहां जल ज्यादा, जिसकी सांद्रता ज्यादा वहां जल कम। सांद्रता का मतलब घुला हुआ पदार्थ की मात्रा, तो कम सांद्रता कम, घुले पदार्थ की मात्रा ज्यादा तो सांद्रता ज्यादा। अब देखो इसमें डुबोया, डुबोते ही यहां जल ज्यादा है, यहां जल क्या है, कम, तो जल क्या करेगा, कम से या अधिक से कम की तरफ जाएगा यूं। यहां जल क्या है, ज्यादा, जल ज्यादा है, सांद्रता क्या है, कम, यहां जल क्या है, कम है, सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो पानी यहां से कहां आएगा, यहां बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो कोशिका से जल क्या है, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और कोशिका से जल बाहर निकलेगा, धीरे कोशिका क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। और एक ये है, अब यहां पर जल कम, ये ज्यादा, और यहां जल ज्यादा और यहां क्या है, कम। उस अवस्था में इसमें डुबो देंगे तब क्या है, पानी इसके अंदर जाएगा, तब कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। कि जैसे फूले हुए अंगूर, उनको आप शर्करा के घोल में डाल दो तो अंगूर क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, क्योंकि अंगूर के अंदर पानी ज्यादा, शर्करा के घोल में क्या है, कम, तो अंगूर से पानी बाहर निकल जाएगा, अंगूर पिचक जाएंगे। या फिर सूखी हुई किशमिश
अब किशमिश सूख गई, थोड़ी सी गिल्ली है, तो उसके अंदर जो जीव द्रव्य है कोशिका के अंदर पानी की मात्रा कम है, उसको शुद्ध पानी में डाल दो, बाहर पानी क्या है ज्यादा, तो किशमिश क्या होगी फूल जाएगी, पानी उसके अंदर आ गया। तो अंगूर का पिचकना और किशमिश का फूलना ये किससे होता है, इस कोशिका झिल्ली के द्वारा होने वाली प्रासरण क्रिया के कारण होता है। इसलिए कोशिका झिल्ली जो है क्या करती है, ये जीवों में प्रासरण क्रिया का नियंत्रण करती है। अब यहां पर आपको फिर 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। एक याद रखना है, अगर कोशिका को ऐसे द्रव्य में डाले जिससे कोशिका क्या हो जाए, पिचक जाए, उसको बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन, यानी जीव द्रव्य का संकुचित हो जाना, जीव द्रव्य कुंचन कहलाएगा। कि जैसे फूले हुए अंगूरों को शर्करा के घोल में डालने पर पिचक जाते हैं, कारण क्या है, जीव द्रव्य कुंचन के कारण। और अगर किशमिश को पानी में डाल दे तो क्या हो जाएगी, वो फूल जाएगी। वो क्या होता है, जीव द्रव्य विकुंचन, मतलब कुंचन का उल्टा। जिस शब्द के आगे वीर लग गया ना, वी मतलब विपरीत, आगे वाले शब्द का विपरीत, तो वे कुंचन, कुंचन का विपरीत यानी वापस क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, ये जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। कुंचन का मतलब कोशिका का पिचक जाना, विकुंचन मतलब कोशिका का फैल जाना। तो नीचे 2 पॉइंट और लिखो। अब अभी लिखा देंगे, पायरोलिसिस और लिखा देंगे। इसमें लिखो, और इसमें लिखना, यदि फूले हुए अंगूरों को शर्करा के घोल में डाल दिया जाए, शर्करा के घोल में डाल दिया जाए, घोल में डाल दिया जाए, तो ये पिचक जाते हैं। तो ये पिचक जाते हैं। इसे जीव द्रव्य कुंचन यानी पायरोलिसिस, जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। और फिर एक पॉइंट और लिखो, सूखी किशमिश को जल में डालने पर जीव द्रव्य विकुंचन के कारण, जल में डालने पर जीव द्रव्य विकुंचन के कारण ये क्या होगी, फूल जाती हैं, यानी डी पायरोलिसिस, जीव द्रव्य विकुंचन के कारण फूल जाती है। और फिर नीचे एक लाइन और लिखो, अतः कोशिका झिल्ली कोशिका में प्रासरण क्रिया का नियंत्रण करती है। कोशिका में प्रासरण क्रिया का नियंत्रण करती है। ओस्मोसिस यानी ओस्मोटिक प्रोसेस, यानी प्रासरण यानी ओस्मोसिस का नियंत्रण करती है। ओस्मोसिस का नियंत्रण करती है, यानी प्रासरण क्रिया का नियंत्रण करती है। और इसके अलावा ये कोशिका झिल्ली है ना, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन लगे रहते हैं, कुछ प्रोटीन जो कि एक एजेंट या सूचना संग्रह के रूप में काम करते हैं, है ना, गुप्तचर के रूप में रहते हैं ये। तो अन्य कोशिकाओं से सूचनाओं का संग्रह करते हैं ये, उस कोशिका में क्या हो रहा है, पास वाली में। तो उनकी सूचनाओं का आदान प्रदान किससे होता है, इसके ऊपर लगे हुए प्रोटीन की सहायता से। तो यहां कोशिका झिल्ली सूचनाओं के आदान प्रदान का भी क्या करती है, कार्य करती है। तो एक लाइन और लिखो नीचे, और लिखो, कोशिका झिल्ली पर लगे हुए प्रोटीन, कोशिका झिल्ली पर लगे हुए प्रोटीन अन्य कोशिकाओं से
अन्य कोशिकाओं से सूचनाओं का संग्रह करते हैं। अन्य कोशिकाओं से सूचनाओं का संग्रह करते हैं। सूचनाओं का संग्रह करते हैं। ये तो है कोशिका झिल्ली के बारे में। आपको ये मेन 5-7 पॉइंट याद रखने हैं। कोशिका जंतु कोशिका में भी है और पादप कोशिका दोनों के अंदर पाई जाती है। फिर कोशिका झिल्ली नाम किसने दिया, यानी सेल मेम्ब्रेन, और एक जीव द्रव्य झिल्ली नाम किसके, जैसे प्लोव के द्वारा दिया गया। ये दो नाम याद रखने, नेगेली, क्रेमर और एक प्लोव, इनके द्वारा क्या क्या नाम दिए गए वो। फिर कोशिका झिल्ली है, इसकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली है। इसकी संरचना को समझाने के लिए दिए गए मॉडल है, और मॉडलों में 2-3 मॉडलों के नाम आपको याद रखने, काइकला मॉडल, द्रव्य मोज़ेक मॉडल, ली प्लेट मॉडल। ये 2-3 नाम किसके द्वारा दिए गए ये ध्यान रखना है। और फिर एक थोड़ा सा परासरण क्रिया का नियंत्रण भी कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। और परासरण क्रिया के दौरान फिर हो सकता है जीव द्रव्य कुंचन हो जाए या जीव द्रव्य विकुंचन। कई बार पूछ लेते हैं किशमिश को जल में डालने पर फूल जाती है, यह किस घटना के कारण होता है। किससे होता है, जीव द्रव्य विकुंचन से। अगर फूले हुए अंगूर को शर्करा के घोल में डाल दें तो वो पिचक जाते हैं, किससे होता है, वो जीव द्रव्य कुंचन यानी पायरोलिसिस से होता है। तो ये थोड़े से आपको 2-4 पॉइंट याद रखने। और काम क्या है इसका, कोशिका को बांध के रखना है, कोशिकाओं को बांध के रखना है एक जगह। और इसके अलावा परासरण क्रिया का नियंत्रण भी कर रहा है। इसके अलावा सूचनाओं का संग्रह भी अन्य कोशिकाओं के द्वारा इसके द्वारा किया जाता है। और इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है, इसमें कौन सा गुण होता है, चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है, सिलेक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, वो पॉइंट आपको याद रखना है। तो चयनात्मक पारगम्य क्या होती है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली या क्या बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली में चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। कोशिका भित्ति में होती है क्या, नहीं, कोशिका भित्ति क्या होती है, पारगम्य। कल लिखाया था मैंने, कोशिका भित्ति क्या होती है, पारगम्य होती है। ये तो है कोशिका झिल्ली के बारे में आपको मेन ये 5-7 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद फिर अगला पॉइंट लिखो, अब कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाओ। और अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले किससे मुलाकात होगी आपकी, एक ऐसा कोशिकांग जो पूरी कोशिका में फैला रहता है। क्या होता है, पूरी कोशिका में जाल की तरह फैला रहता है। क्या नाम है, अंतःपर्दवी जालिका है। कौन सा, वो तो अलग है, वो तो द्रव्य का ठोस बनना या ठोस का द्रव बनना आयतन के प्रसार के कारण होता है। वो जीव द्रव्य कुंचन या विकुंचन से नहीं, क्योंकि कंडे के चारों तरफ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है, जो कि है हर पदार्थ के लिए क्या होता है, अपारगम्य होता है। वो किससे होता है, वो जीव द्रव्य कुंचन या विकुंचन से नहीं होता, वो किससे होता है, केवल आयतन के प्रसार से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको क्या लिखेंगे शॉर्ट में, ER लिखेंगे, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता लिखो, कौन है, पोर्टर। खोजकर्ता कौन है, पोर्टर है। अब कोशिका जो है ना, ये देखो इस कोशिका में, और हमने कल जैसे बनाया था ना, बीच में ये केंद्रक और इसको चारों तरफ यूं बनाई ना, ऐसे इस तरह से जाल के समान संरचना यूं इस तरह से, जो केंद्रक के साथ भी जुड़ी रहती है यूं। पूरी कोशिका के अंदर एक जाल की तरह फैला रहता है यूं, इस तरह से नलिकाकार संरचनाएं, चपटी नलिकाकार संरचनाएं, वो कौन सी है, अंतःपर्दवी जालिका है। और ये अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार में कौन से, कल क्या लिखा हमने, एक पर छोटे छोटे ऐसे पॉइंट से बनाए थे हमने, तो क्या कहा था हमने, कुछ एक के ऊपर क्या राइबोसोम में पाई जाते हैं और कुछ पर राइबोसोम में नहीं पाई जाते हैं। उसके आधार पे हमने फिर क्या है, अंतःपर्दवी जालिका के 2 भाग कर लिए थे। और 2 भाग कौन कौन से,
एक तो रफ और एक चिकनी यानी समूथ। तो ER इसके दो भाग है, एक तो स्मूथ यानी चिकनी SER, और एक क्या है रफ या खुरदरी है R, रफ ER। और स्मूथ मतलब इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसी प्रकार से लिख लो आप भी, राइबोसोम नहीं होते। और रफ वाली में इसकी सतह के ऊपर सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद राइबोसोम पढ़ेंगे। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग जिस पर कोई झिल्ली नहीं होती, दाने के आकार की संरचनाएं 17 और 80 का लिखा ना हमने। इसके बाद राइबोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, इसके बाद ही छोटे छोटे दाने के समान संरचनाएं कोशिका के अंदर बहुत सारी फैली रहती है जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है ना। ये सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते ना, तो ये क्या है वसा व अन्य पदार्थों के श्रावण का कार्य करती हैं। ये पॉइंट याद रखना। सिक्रेशन का काम, सिक्रेशन जो है ना वो स्मूथ ER से होता है। कोई पदार्थ उसका सिक्रेशन हो, वो एक क्या करेंगे, ये छोटी छोटी थैलियों के रूप में इसको बाहर निकालती रहेगी। तो अंतःपर्दवी जालिका में वसा व अन्य पदार्थों के सिक्रेशन यानी बाहर निकालने का काम कौन करता है, स्मूथ ER। और रफ ER पर राइबोसोम है ना, क्या करते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो एक तो स्मूथ तो वसा व अन्य पदार्थों का श्रावण, और प्रोटीन संश्लेषण का काम रफ के द्वारा होता है। हाँ लगभग सेम ही है, ये अलग जाएंगे ना लिखा दूंगा मैं, जैसे थोड़ा अलग आएगा लाइसोसोम, तो वहां डिक्टियोसोम बोलेंगे, अलग से लिखा देंगे वो, बाकी सारा सेम चल रहा है। तो दो प्रकार की है, स्मूथ और रफ ER। और स्मूथ वाला जो है ना, ये स्मूथ ER जिसमें रफ नहीं होती, केवल स्मूथ ER पाई जाती है। वो कोशिकाएं कौन सी है, एक तो वसा कोशिकाएं, वसा कोशिकाओं में, इसके अलावा अंतराली कोशिकाओं में, इंटरस्टिशियल सेल जो अंगों के बीच बीच में होती है ना, अंतराली कोशिकाओं में। इसके अलावा ग्लाइकोजन संग्रहण करने वाली कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में स्मूथ ER पाई जाती है, ध्यान रखना। ये रफ ER नहीं होती, तो इनसे लिखना स्मूथ वाले में लिखना ये अंतःपर्दवी जालिका या ER वसा कोशिकाओं में, अंतराली कोशिकाओं में, ग्लाइकोजन संग्रह करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है स्मूथ ER। स्मूथ ER है इन कोशिकाओं में मुख्य रूप से, बाकी सभी कोशिकाओं में होती है ये, लेकिन इन कोशिकाओं में केवल क्या होती है, स्मूथ ER पाई जाती है। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। तो एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी कोशिका में फैला रहेगा जाल की तरह, और जब जाल की तरह फैला रहेगा ना, तो क्या करेगा, कोशिका को एक आलंबन प्रदान करेगा, कोशिका को अंदर पिचकने नहीं देगा, अंदर जाल की तरह लगा हुआ है,
कोशिका को एक सहारा प्रदान करता है। इसके अलावा केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली के बीच में एक सड़क की तरह लगा रहता है यूं, इसलिए केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक विभिन्न पदार्थों का परिवहन जो होता है ना, आदान प्रदान करते हैं केंद्रक तक, वो किसके द्वारा होता है? इसी अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा। यही एक माध्यम प्रदान करता है वहां तक पदार्थों को लाने और ले जाने का। और इसके अलावा अंतःपर्दवी जालिका जो है ना, इसमें 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तीनों के नाम याद रखने आपको। अंतः जाल सा बना हुआ है, उस जाल में कुछ अलग अलग प्रकार से 3 प्रकार की संरचनाएं हैं, उन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? अंतःपर्दवी जालिका। और 3 संरचनाएं कौन सी है? एक तो होती है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या नाम है? एक तो सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल, और एक क्या है? नलिकाएं। तो बिल्कुल नलियों वाला भाग जो है ना, वो तो नलिकाओं में आता है। सिस्टर्नी है ना, छोटी टूटी टूटी नलियां जो होती है, छोटी नलियां, पूरा जाल जो है ना वो तो है नलिकाओं वाला भाग। छोटी नलिकाएं अलग अलग व्यवस्थित रहे, वो है सिस्टर्नी वाला भाग। और वेसिकल्स, जहां पर अंतःपर्दवी जालिका टूट कर क्या गोल गोल क्या बनाए? रसदानियों का निर्माण करे। और यही अंतःपर्दवी जालिका है ना, आगे टूटकर सिस्टर्नी बनेगी। सिस्टर्नी से आगे क्या बनेगी? फिर आगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी का है ना, कल बनाए थे हमने चट्टे से नलियों वाले, वो नलियों वाले चट्टे कौन बनाता है? ये अंतःपर्दवी जालिका ही बनाती है। उसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कौन करेगा? अंतःपर्दवी जालिका। इसके साइड में है ना, ऐसे इस तरह से यूं नली है ना, ये कल बनाया था हमने यूं गोल्जी काय में। इसके अंदर भी ऐसे नली है यूं, इस तरह से साइड में यूं पिचक्कर, हम धीरे धीरे पिचक्कर लास्ट में क्या बना दिया? एक ऐसे रसदानी का निर्माण कर देगी। और यही रसदानी आगे जाके क्या है? लाइसोसोम के अंदर क्या हो जाएगी? परिवर्तित। तो लाइसोसोम बनाना है या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी काय बनाना है, ये काम कौन करता है? इस यही ईआर के द्वारा होता है। और यही भाग, ये तीनों भाग मिलकर करते हैं। ये नलिका वाला भाग, फिर टूटी फूटी नलिका वाला भाग, और गोल थैलियों वाला भाग कौन सा है? वो वेसिकल्स। इनसे आगे क्या बनते हैं? लाइसोसोम। इनसे आगे क्या बनते हैं? गोल्जी काय का निर्माण होता है। तो नीचे एक लाइन और लिखो, और लिखो अंतःपर्दवी जालिका के 3 भाग होते हैं। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःपर्दवी जालिका के 3 भाग होते हैं। तीनों के नाम लिख लो। सिर्फ तीनों के नाम याद रखने। कई बार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपर्दवी जालिका का भाग है या नहीं है? तो 3 भाग याद रखने हैं। 3 भाग है अंतःपर्दवी जालिका के, सिस्टर्नी, वेसिकल और नलिकाएं। ये 3 नाम याद रखने हैं अंतःपर्दवी जालिका में। आप देखो क्या क्या बातें देखो याद रखनी है। एक तो पूरी कोशिका है, उस कोशिका में जाल के समान पूरा जाल फैला हुआ, वो किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, पहला पॉइंट। दूसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? पोर्टर के द्वारा की गई। तीसरा पॉइंट, ईआर के टाइप कितने हैं? 2। कुछ ऐसी ईआर है जिसके ऊपर बिल्कुल उसकी सरफेस चिकनी है, उसके ऊपर कुछ नहीं है नलियां, उसको बोलते हैं चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, या स्मूथ ईआर बोलते हैं, या लिखते शॉर्ट में। या फिर जिनके सतह पर क्या है? छोटे छोटे क्या हो? बारीक बारीक यानी क्या हो? पार्टिकल्स पाए जाए, कण पाए जाए, और उन कण को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम पाई जाए उनको क्या बोलते हैं? अगर हाथ फेरोगे ना आप ऐसे, क्या लगेगी आपको? खुरदरी लगेगी, तो उसको रफ या खुरदरी ईआर बोलते हैं। अब स्मूथ वाली जो है ना ईआर, चिकनी ईआर, ये मुख्य रूप से किन कोशिकाओं में होती है? जिन कोशिकाओं के द्वारा वसा का संश्लेषण हो, ग्लाइकोजन का संग्रह करने वाली कोशिकाएं हो, है ना, इनमें, या फिर श्रावण करने वाली कोशिकाएं, जहां अधिकतर पदार्थों का श्रावण का कार्य करते हो। अंतराली कोशिकाएं हैं, इंटरस्टेशियल सेल्स, अंगों के बीच में पाई जाने वाली कोशिकाएं, उन कोशिकाओं मुख्य रूप से कौन सा होता है? स्मूथ ईआर होता है। और काम क्या होता है इसका? मेन सिक्रेशन। याद रखना, चिकनी ईआर का कार्य होता है सिक्रेशन या श्रावण का, पदार्थों को श्रावित करने का काम करती है। कौन है? ईआर, चिकनी। और रफ वाली है, इसके ऊपर राइबोसोम है। और क्या करते हैं राइबोसोम? तो राइबोसोम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम से ही होता है।
इसलिए इसकी सतह पर राइबोसोम लगे। राइबोसोम क्या करेंगे? प्रोटीन का निर्माण। तो ये ईआर क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं करती, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। ये इसे किसकी? राइबोसोम के ऊपर बिठा के आप अपने काम में लगे रहो, मैं आपकी सहायता करती हूं। तो सहायता करती है कौन है? ये रफ ईआर। तो इसके अलावा फिर एक याद रखना आपको, अंतःपर्दवी जाली का पूरा जाल है। इस जाल में 3 प्रकार की संरचनाएं होती है, तीनों के नाम याद रखने में, सिस्टर्नी वाला भाग, वेसिकल वाला भाग और नलिका वाला भाग। और फिर इसका काम क्या है? नीचे 2 लाइन और लिख लो। अगला पॉइंट लिखो और लिखो, कोशिका में एक जाल के समान संरचना बनाती है। कोशिका में एक जाल के समान संरचना बनाती है जिससे कोशिका को आलंबन प्रदान होता है। जिससे कोशिका को आलंबन प्रदान होता है। आलंबन मतलब सहारा, यानी आसानी से कोशिका को पिचकने नहीं देगी। ये अंदर जाल सा लगा है, आसानी से पिचके के नहीं जोर पड़ेगा तो आलंबन प्रदान होता है। फिर को दूसरा 2 नंबर काम क्या है? सिक्रेशन। अगला मुख्य काम इसका यही होता है। अगला लिखो, यह विभिन्न पदार्थों के स्रावण का कार्य करती है। कौन है? अंतःपर्दवी जालिका। यह विभिन्न पदार्थों के स्रावण का कार्य करती है। और पूरी कोशिका में फैली रहेगी ये, और पूरी कोशिका में फैल जाएगी तो विभिन्न पदार्थों के परिवहन का काम, एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक माध्यम बनाती है। पूरी तरफ जाल है ना, एक सड़क का जाल है ना पूरा, उस तरह से फैली रहती है अंदर। तो कोई पदार्थ जाए आए तो उसके माध्यम से जा और आ सकता है। तो एक पॉइंट ये लिखो, विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता प्रदान करती है। विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता प्रदान करती है। फिर एक और लिखो, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। अगला लिखो, कोशिकीय उपापचय। कोशिकीय उपापचय, सेल मेटाबॉलिज्म। कोशिकीय उपापचय, कोमा ग्लाइकोजन उपापचय में सहायक। ग्लाइकोजन उपापचय में सहायक। तो ये अंतःपर्दवी जालिका में आपको ये मेन 5-7 पॉइंट याद रखने हैं बस। कोशिका में सबसे ज्यादा फैला हुआ अंग यही है, कोशिकांग। सबसे ज्यादा फैला हुआ कौन सा है? ईआर पूरी कोशिका में फैला रहता है ये। और इसके बाद फिर अगला लिखो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय है। ईआर जो है ना, ईआर से आगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम बनते हैं। और फिर अभी बना वेसिकल्स वाला भाग, उससे से आगे लाइसोसोम बनते हैं। और सिस्टर्नी वाला भाग, उससे आगे क्या बनते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आगे लाइसोसोम भी बनते हैं, क्योंकि जहां नलिका वाला भाग आएगा ना, कहीं पर भी नली आएगी ऐसे, तो नली क्या है? आगे चलकर इस प्रकार से होती चली जाएगी यूं, इस तरह से। फिर लास्ट में इस तरह से क्या हो जाएगी? अलग कर देगा यूं। तो वो आगे फिर क्या, लाइसोसोम वगैरह में आगे चेंज हो जाएगा। तो वो काम गोल्जी काय भी करेगा। आगे गोल्जी काय में भी लिखेंगे ये पॉइंट दोबारा, कि लाइसोसोम का निर्माण करता है। और अंतःपर्दवी जालिका भी क्या करती है? लाइसोसोम का निर्माण करती है। अब देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय किसने की खोज? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी काय या
गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, गोल्जी का या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। खोजकर्ता लिख लो कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई 1898 1898 में। सन याद करने की आवश्यकता नहीं है, गोल्जी का है नहीं तो कैमिलो गोल्जी, इसी के नाम के समान में इसको क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया गोल्जी का है। और कोशिका में है ना, हमने देखा ऐसे इस तरह से है ना, यू बनाए थे आपने, यूं इस तरह से चट्टे के समान संरचनाएं बनाई हुई है ना, इस तरह से कुछ इस तरह से आ गई यूं, तो चट्टे के समान यूं रखी हुई संरचनाएं नलिकाएं है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह से व्यवस्थित रहकर एक चट्टे के समान संरचना बना ले, उसको हमने क्या नाम दिया था, गोल्जी का या गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम दिया था। और यही गोल्जी का है ना, जंतु कोशिका में गोल्जी का है, लेकिन पादप कोशिका में थोड़ा ये भाग इतना विकसित नहीं होता, थोड़ा सा टूटा फूटा सा रहता है यूं, इसलिए पादप कोशिका में इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं इसको, पादप कोशिका में इसी गोल्जिकाई का नाम क्या है, इसको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। तो एक पॉइंट लिखो नीचे, पहले खोजकर्ता लिख लो कैमिलो गोल्जी, पहला पॉइंट याद करने के लिए। फिर लिखो दूसरा, सेकंड पॉइंट लिखो और लिखो पादप कोशिका में, पादप कोशिका में यह कम विकसित, पादप कोशिका में यह कम विकसित व टूटी फूटी सी संरचना होती है, कम विकसित व टूटी फूटी सी संरचना होती है, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये नाम याद कर लो, तो गोल्जिकाए का पादप कोशिका में नाम क्या है, डिक्टियोसोम, इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। पादप कोशिका में टूटी फूटी संरचना के रूप में इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसके अलावा सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जिकाए पाए जाते हैं, इसलिए लिखा हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नई कोशिका तो प्रोकैरियोटिक, हमारे अंदर ये यूकैरियोटिक है ना, और जो पुरानी कोशिका उसको प्रोकैरियोटिक यानी पुरानी वाली छोटे जीवों में पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जिकाए क्या होते हैं, अब्सेंट, अंतर लिखाया था पीछे मैंने, नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, लेकिन आरबीसी में नहीं होता, याद रखना ये, किसमें, आरबीसी के अंदर गोल्जिकाए नहीं होता, शुक्राणु कोशिका में गोल्जिकाए नहीं होता। इसके अलावा पादपों की ट्यूबुल्स या चालनी नलिकाओं में, आगे पढ़ेंगे हम फ्लोएम और जाइलम पढ़ोगे ना, वहां पर आएगा ये चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम कैम्बियम वगैरह ना, फ्लोएम में ये जाइलम में वगैरह सारे, तो वहां ये चालनी नलिका नाम आएगा लिखा हुआ, होती क्या वहां करेंगे, तो चालनी नलिकाएं हैं, इनके अंदर गोल्जिकाए नहीं पाया जाता है, याद रखना। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में है लेकिन इनमें नहीं है, आरबीसी में नहीं होता, शुक्राणु में नहीं होता और चालनी नलिकाओं में। नीचे एक लाइन और लिखो, नीचे सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जिकाए पाया जाता है, गोल्जिकाए पाया जाता है, लेकिन आरबीसी कोमा शुक्राणु व चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स बोलते हैं इनको, चालनी नलिकाएं व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
गोल्जिकाए अब्सेंट यानी नहीं पाया जाता, गोल्जिकाए नहीं पाया जाता। और यही गोल्जिकाए है ना, ये पूरी कोशिका में है ना ध्यान रखता है, ये कौन कहां जा रहा है कहां आ रहा है ना, इसके पास से होकर सब गुजरते हैं, तो सब इसकी सहायता से निकलते हैं, इसलिए इसको ट्रैफिक मैन, ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। एक पॉइंट ये लिखो नीचे, गोल्जिकाए को ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं गोल्जिकाए को? ट्रैफिक पुलिसमैन। इसके अलावा ज्यादातर काम वही है जो ईआर में थे, अंतःपर्दवी जालिका में, है ना। मुख्य रूप से श्रावण का कार्य करता है, सिक्रेशन का। दूसरा, लाइसोसोम का निर्माण भी किससे होता है? इसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, अंतःपर्दवी जालिका से भी होता है, वो लिखा है वहां पर। और इसके अलावा इसके द्वारा मुख्य रूप से शुक्राणु जो होता है ना, शुक्राणु के सिर का निर्माण, और शुक्राणु के सिर में क्या होता है? एक्रोसोम। क्या लिखते हैं? शुक्राणु का सिर, उसके सिर के ऊपर हेलमेट सा लगा रहता है, यूं, है ना, यूं इस तरह से सिर वाला भाग, फिर बीच में मिड वाला भाग, लास्ट में ये पूंछ वाला भाग, ये शुक्राणु की संरचना में, और इसमें आगे ऐसे है ना, इस तरह से लगा रहता है, यूं यूं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्रोसोम। ये है एक्रोसोम, और इसी एक्रोसोम का निर्माण शुक्राणु जनन के दौरान कौन करता है? ये गोल्जिकाए करता है। कौन करता है? गोल्जिकाए के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। और ये एक्रोसोम जो होते हैं ना, उसमें लाइसोसोम की तरह पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और जब भी ये शुक्राणु अंडाणु कोशिका के पास पहुंचता है, अब अंडाणु कोशिका में बाहर वाला स्तर जो है ना, बाहर दो अलग अलग झिल्लियां हैं, तो उनका स्तर क्या कठोर है, तो उन स्तर को पिघलाने के लिए या इनको तोड़ने के लिए ये एक्रोसोम काम आता है। क्या करेगा? जो जाके टकराएगा अंडाणु से, क्या करेगा? एक्रोसोम से जो पाचक एंजाइम भी है, जल अपघटन एंजाइम निकलते, क्या करेंगे? वो अंडाणु की कोशिका झिल्ली या अंडाणु की जो ऊपर भारी आवरण, उसको क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, पिघला देंगे, जिससे शुक्राणु के अंडाणु के साथ क्या हो जाएगा? केंद्र क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो वहां पर कई बार पूछते ये शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जिकाए के द्वारा किया जाता है। तो एक पॉइंट और लिखो अलग से, और लिखो गोल्जिकाए के द्वारा, गोल्जिकाए के द्वारा मुख्य रूप से श्रावण का कार्य, श्रावण का कार्य, कोमा लाइसोसोम के निर्माण का कार्य, लाइसोसोम के निर्माण का कार्य, लाइसोसोम के निर्माण का कार्य, कोमा शुक्राणु के सिर में उपस्थित, शुक्राणु के सिर में उपस्थित एक्रोसोम का निर्माण भी, एक्रोसोम का निर्माण भी एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जिकाए के द्वारा होता है। एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जिकाए के द्वारा होता है। और इसके अलावा कोशिका पट्टी का निर्माण करना हो या कोशिका भित्ति का निर्माण करना हो, उसके अंदर भी कौन सहायक होता है? गोल्जिकाएं। तो एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, और लिख लो कोशिका पट्टी, मतलब कोशिका में होता है ये, कोशिका पट्टी व कोशिका भित्ति के निर्माण में, कोशिका पट्टी व
कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कोशिका पट्टी, जहां कोशिका विभाजन होता है ना, कोशिका पट्टी बनती है वो, और कोशिका भित्ति सेल वाल, उनके निर्माण के अंदर भी क्या गोल्जी काए भाग लेता है। तो इसमें ज्यादा नहीं है, मेन मेन 2-3 पॉइंट है बस। गोल्जी काए कोशिका के अंदर नलियों के चट्टे के समान संरचना जो है उसको क्या बोलते हैं, गोल्जी काए। इस प्रकार से नलियों के क्या है, चट्टे से लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं गोल्जी काए। पहला पॉइंट। खोजकर्ता कौन है, कैमिलो गोल्जी। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, हमारे अंदर सबके अंदर, लेकिन फिर भी आरबीसी में नहीं होता। इसके अलावा शुक्राणु के अंदर नहीं होता, चालनी नलिकाओं में नहीं होता, और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी काए नहीं पाया जाता, ये याद रखना है। और इसके अलावा पादप कोशिकाओं में थोड़ा सा क्या ये टूटा फूटा या अर्ध विकसित रूप में रहता है, उसको गोल्जी काए न बोल के क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम कहा जाता है। पादप कोशिका में से डिक्टियोसोम बोलते हैं। और सभी पदार्थों के आवागमन जो हो रहा है ना, सब इसके ध्यान में रहता है, तो क्या बोलते हैं इसको, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल। सेल का ट्रैफिक पुलिसमैन कौन है, गोल्जी काए को बोलते हैं। और इसके अलावा फिर एक पॉइंट में याद रखना है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी काए के द्वारा शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। और मुख्य रूप से इसका काम वही है जो अंतःपर्दवी जालिका का है, लाइसोसोम बनाना है या फिर विभिन्न पदार्थों का स्रावण करना है, सिक्रेशन का काम कौन करता है, यही गोल्जी काए अंतःपर्दवी जालिका की तरह। ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला अंग लिखो, गोल्जी, जैसे अंतःपर्दवी जालिका है उनके टूटने से गोल्जी काए बनते हैं। अंतःपर्दवी जालिका अगर टूटकर वेसल्स बना ले, वेसिकल बना ले, गोल धानियां बना ले, उससे लाइसोसोम बन जाते हैं। और ये नलिया बलिया गोल्जी काए अगर ये आगे टूटे तो इससे लाइसोसोम भी बन सकते हैं। गोल्जी काए के अंदर भी अंतःपर्दवी जालिका की तरह सिस्टर्नी भी होती है, वेसिकल्स पाए जाते हैं, वो संरचना इसके अंदर भी होती है। कहने मतलब है ईआर का साथ वाला ही है, ये ईआर जैसी संरचना है ये, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काए में। इसके बाद देखो अगला, कितना नंबर हो गया, जो भी देखना नंबर, लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम खोजकर्ता, ज्यादा नहीं तो खोज करते सबको याद रखने हैं, फर्स्ट लेवल वाले है ना, खोजकर्ता तो याद रखने हैं सब, फर्स्ट लेवल वालों को, फर्स्ट लेवल वाले है ना, उनको खोजकर्ता का नाम याद रखना है। और कोशिका में कहा है और छोटा सा का काम किया, थोड़ा सा किस टाइप की बस। लाइसोसोम खोजकर्ता कौन है, डी डुवे। डी डुवे डी डुवे कोशिका बनाई थी ना हमने, उसके अंदर हमने इस तरह से यूं कुछ थैलियां ऐसी बनाई थी, यूं रसदानियां ऐसी ऐसे इस तरह से बनाई थी ना, उनका हमने नाम क्या रखा था, लाइसोसोम। और पीछे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था ये कि लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 पाचक एंजाइम, नंबर 2 जल अपघटनीय एंजाइम, नंबर 3 भोजन से संबंधित एंजाइम, नंबर 4 उपरोक्त सभी, या कुछ ही कह नहीं सकते। तो लाइसोसोम में क्या होते हैं, याद रखना पाचक तो होते ही है, लेकिन मेन एंजाइम कौन सा है, जल रहे ना तभी इस एंजाइम के द्वारा अपघटन क्रिया होती है। याद रखना इसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, किसमें, इसलिए लिखा मैंने पाचक एंजाइम, क्योंकि आपके दिमाग में पाचक चल रहा है कि ये लाइसोसोम जो है ना विभिन्न पदार्थों का पाचन कर देता है, लेकिन एंजाइम कौन से होते हैं सारे, पाचक एंजाइम कोई नहीं होता। एंजाइम जो उसके अलग प्रकार होते हैं, लाइगेज, लीगेज, जल अपघटनी, ऑक्सीकरण वाले, अपचन वाले एंजाइम के ये नाम होते हैं, पाचक एंजाइम कोई नहीं होता।
कि पाचक एंजाइम का कोई टाइप है, एंजाइम का टाइप में कोई पाचक नाम नहीं है। इसलिए कौन सा एंजाइम है ये? जल अपघटनीय एंजाइम। किसमें? लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो विभिन्न पदार्थों का पाचन कर देते हैं। और ये जो लाइसोसोम है, अब अगर कोशिका के अंदर कोई आपत्तिजनक कोई चीज आ गई, असामाजिक कोई एलिमेंट आ गया, तो उसको नष्ट करने का काम किसका है? इसी लाइसोसोम का। क्या करेगा? उसको ग्रहण करेगा। आगे लिखेंगे इसको, यानी लाइसोसोम के द्वारा, यानी कोशिका के द्वारा कोई पदार्थ को अंदर ग्रहण करना एंडोसाइटोसिस, उसको वापस बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस। तो वो काम फिर आगे लाइसोसोम के द्वारा उसका पचाना, पाचन के बाद उसको फिर बाहर निकालना, वो सारा काम लाइसोसोम का है। तो लाइसोसोम है ना, जब कोशिका अगर मान लो कि बहुत ज्यादा परेशान हो गया, आप बहुत परेशान, कोशिका को बहुत परेशान कर रहे हो, तो कोशिका अब क्या करे? तो आपके शरीर से बाहर निकल के जा नहीं सकती, बाहर निकल के भागी जाकर ट्रक के नीचे आ गई, ऐसा संभव नहीं है। अब शरीर में आपके कोशिका क्या है? फिक्स है, बाहर निकल नहीं सकती। अब आपसे बहुत परेशान हो, क्या करें? तो क्या करेगी फिर वो? सुसाइड करने के लिए क्या है इसके पास? लाइसोसोम है। क्या करेगी? अपने लाइसोसोम के आकार को बढ़ा लेती है, आकार बढ़ा करके इसको फोड़ देती है। और जब ये फटता है तो इसमें से कौन से एंजाइम निकलेंगे? जल अपघटनीय एंजाइम, जो पूरी कोशिकांग जो है क्या कर देंगे? सबका पाचन कर देंगे। कोशिका क्या हो जाएगी? मर जाएगी। या कुछ मृत कोशिकाएं हैं जो शरीर के काम में नहीं आती, जैसे चोट लग जाए, मवाद कोशिकाएं वगैरह होती है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो उन कोशिकाओं के अंदर भी लाइसोसोम फट जाते हैं और उन कोशिकाओं को क्या है? पाचन कर देते हैं, कोशिका को नष्ट कर देते हैं। तो अनावश्यक चीजें है ना, उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? इसी लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। और याद ये रखना एक पॉइंट, इसका मेन पॉइंट यही है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं? किस प्रकृति के? जल अपघटनीय प्रकार के एंजाइम होते हैं। किसमें? लाइसोसोम में। लिखो नीचे पहले इसमें खोजकर्ता लिखो, कौन है? डी डुवे। खोजकर्ता लिखो डी डुवे, खोजकर्ता लिखो डी डुवे। फिर अगला पॉइंट लिखो लाइसोसोम। हाँ सर, हाँ ठीक ठीक। हम्म। क्या लिख दिया? खोजकर्ता कौन है? डी डुवे। फिर क्या लिखा आगे? लाइसोसोम कोशिका में रसदानियों के रूप में उपस्थित होते हैं। रसदानियों के रूप में उपस्थित होते हैं, जिनमें जिनमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ये पॉइंट याद रखना है, जिनमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिसिस, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे जल अपघटनीय एंजाइम जितने भी है ना, जैसे एक होता है लाइगेज, एक होता है लिगेज, और लाइगेज वाले जिसमें आते हैं ना, वो सारे किस में आते हैं? जल अपघटनीय में आते हैं सारे। लाइगेज वाले एंजाइम कोई भी हो जिसके अंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि सुक्रोज का पाचन करने वाला एंजाइम है सुक्रेज, माल्टोज का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? माल्टेज। उन एंजाइमों को जल अपघटन होगा तभी काम करेंगे, क्योंकि उसको जल की आवश्यकता है। अगर सुक्रोज से बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा, तब उसके लिए उसको जल चाहिए तभी बनेगा वो, तो जल की सहायता से काम करे। वो कौन से होते हैं? सारे जल अपघटनी। और फिर एक नीचे एक लाइन और लिखो, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। और इसके पीएच का मान कितना होता है? लाइसोसोम में पीएच का मान कितना होता है? 4 से 5। एक लो, ये एंजाइम है ना, इनके लिए पीएच का मान 4 से 5 एंजाइम है, इसके लिए पीएच का मान 4 से 5। और ये मुख्य रूप से क्या करते हैं? कोशिका के बाहर जाके पाचन नहीं करते, ये कोशिका के अंदर ही कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अंतः कोशिकीय पाचन।
इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन। तो एक पॉइंट लिखो, लाइसोसोम के द्वारा अंतःकोशिकीय पाचन की क्रिया होती है। अंतःकोशिकीय पाचन की क्रिया होती है। अंतःकोशिकीय पाचन की क्रिया होती है। और ये जो है ना, इस तरह से कोशिका है, और इस कोशिका के द्वारा यहां कुछ पदार्थ को अंदर ले लिया गया, जैसे यूं। इसको क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्या कहेंगे इसको? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और जब ये पदार्थ अंदर आएगा, अंदर आने के बाद जैसे अगली स्टेज में यहां आ गया ये, तो इधर क्या है? इस तरह से अंतःपर्दिवी जालिका के साथ में यहां गोल्जिकाएं, और यहां से इनसे क्या बनते हैं? लाइसोसोम। ये क्या है? लाइसोसोम है ये। और ये लाइसोसोम क्या करें? इस साथ में क्या करें? इसको पकड़ ले, मिल जाए। मिलते क्या करेंगे? इस तरह से हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है, जल अपघटन एंजाइम क्या करें? इसका भोजन का या जो पदार्थ उसका क्या कर देंगे? पाचन। पाचन होने के बाद पचित पदार्थ जो है ना, उसका कोशिका के द्वारा क्या हो जाएगा? अवशोषण। क्या हो गया? कोशिका के द्वारा हो जाएगा अवशोषण, इस तरह से। और अवशोषण होने के बाद जो शेष बच गया ना, क्या करेगी कोशिका? इसको बाहर निकालेगी। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। तो याद रखना ये एक्सोसाइटोसिस। कोशिका के द्वारा पदार्थ को अंदर लेना तो एंडोसाइटोसिस, और बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। नीचे इसी प्रकार से बना लो ये लाइसोसोम। ये क्या है? गोल्जिकाएं हैं। गोल्जिकाएं से क्या बन रहा है? लाइसोसोम बन रहा है। और लाइसोसोम फिर इन रसदानियों के साथ क्रिया करके एंडोसाइटोसिस कर रहा है। ये तो सबको तोड़ देगा जब फटेगा ना, सबका अंतःकोशिकीय पाचन, सबका। तभी कोशिका मर जाएगी। कोशिका तो मरेगी तो एक कोशिका है छोटी सी। अब हाँ, बाकी दूसरी कोशिका तो बाहर है, कोशिका झिल्ली है। और ये पदार्थ जो अंदर आ गया ना, अगर ये पदार्थ ठोस होता ना, जैसे ये है ना, ये पदार्थ, ये हो सकता है ये ठोस हो, है ना? जैसे लिख दूं, ये पदार्थ जो अंदर आया है, अगर ये ठोस है ना पदार्थ, इसको बोलते हैं फेगोसोम। और अगर ये द्रव हो तो इसको बोलते हैं पिनोसोम। दो नाम ये ध्यान रखने। जो अंदर लिया गया पदार्थ है ना, अगर ये ठोस रूप में लेना, इसको बोलते हैं फेगोसोम, बोलते हैं इसको फेगोसोम एंडोसाइटोसिस में। और पदार्थ अगर द्रव अवस्था में काम मिले, इसको बोलते पिनोसोम। पिनोसोम बोलेंगे। ये एक्सप्लोजन मतलब अवशोषण दिखाया मैंने, सोख लिया। जो काम की चीजें उस कोशिका ने अवशोषित कर ली। लिख देता हूं मैं, पचित का अवशोषण। अवशोषण ये लाइसोसोम है। ये इसको बोलते हैं प्राथमिक लाइसोसोम भी कहते हैं। अगर लाइसोसोम डायरेक्ट है ना, उसको प्राथमिक लाइसोसोम बोलते हैं। और जब ये फेगोसोम या पिनोसोम के साथ मिल जाए ना, ये इसको बोलते हैं द्वितीयक लाइसोसोम।
मिलने के बाद बन गया द्वितीयक लाइसोसोम। और ये पचित का क्या हो रहा है, अवशोषण। और लास्ट में ये क्या बच गया, अवशेष काय। अंदर लेना एंडोसाइटोसिस, बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस। ये बाहर निकालने वाली क्रिया है। कोशिका ये आग पूरी बना ले तो यहाँ से। दो तीन टर्म्स है वो याद रखनी है बस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। फेगोसोम, पिनोसोम क्या है, लाइसोसोम मेन प्राथमिक लाइसोसोम पदार्थ के साथ जुड़ गया तब द्वितीयक लाइसोसोम या विषमहारी धानी भी कहते हैं इसको। ऐसे हिट्रोवेक्यूल्स भी बोलते हैं इसको, विषमहारी धानी भी कहते हैं। फिर इसने यहां पचित किया, पाचन होने के बाद काम की चीज उसका क्या हो गया, इस तीर का मतलब क्या है, सोख लिया, यानी कोशिका के द्वारा क्या हो गया, अवशोषण हो गया, बच गया ना बाकी, उसको कोशिका बाहर निकाल दिया, एक जो साइटोसिस कहलाया। और जो बच्ची है उसको बोलते हैं अवशेष काय, क्या कहते हैं इसको, अवशेष काय कहते हैं। लिख लिया। और जब लाइसोसोम है ना कोशिका अपने अंदर फोड़ ले, फट जाए कोशिका के अंदर और पूरी कोशिका का पाचन कर दें, उसको बोलते हैं ऑटोफेगी। क्या बोलते हैं उसको, ऑटोफेगी कहते हैं। ऑटो मतलब अपने आप खुद को पचा लेना, ऑटोफेगी कहलाता है। तो एक लाइन और लिखो नीचे, यदि लाइसोसोम यदि लाइसोसोम मृत कोशिकाओं में उपस्थित हो तो, मृत कोशिकाओं में उपस्थित हो तो ये अपने आकार को बढ़ाकर ये कोशिका में फट जाते हैं, वह संपूर्ण कोशिका का पाचन कर देते हैं, वह संपूर्ण कोशिका का पाचन कर देते हैं। संपूर्ण कोशिका का पाचन कर देते हैं, जिसे ऑटोफेगी कहा जाता है, जिसे ऑटोफेगी कहा जाता है। ऑटोफेगी कहा जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं, याद रखना। खोजकर्ता और क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली है। और कौन से एंजाइम है, जल अपघटनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम पाई जाती है। ये 3-4 पॉइंट तो आपको याद रखनी है। बाकी इसमें ये इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी आप देख लेना, ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसके काम क्या मेन, अगला लिखो पॉइंट और लिखो, नष्ट हुई
नष्ट हुई, लिख लो कार्य, लिख लो कार्य, लिख लो ऐसे हेडिंग लिख लो कार्य, लिख के फिर लिख लो नष्ट हुई कोशिका व कोशिकांगों को, कोशिकांग, कोशिका व कोशिकांगों को नष्ट करने का कार्य, जो खराब हो गए ना उनको नष्ट करने का कार्य। दूसरा लिखो, और अगर कोई किसी बीमारी से अगर कोई कोशिका नष्ट हो गई है तो उसको भी नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। तो यानी मतलब कहने का मतलब है सफाई करने का काम कौन करता है? मेन लाइसोसोम ही करता है। लिखो, रोगजनक, रोगजनक से मृत हुई कोशिका को, रोगजनक से मृत हुई कोशिका को नष्ट करना, कोशिका को नष्ट करना। इसके अलावा बैक्टीरिया है या वायरस है, वो अगर शरीर में आ जाए, कोशिका में पहुंच जाए, तो उनको कौन नष्ट करता है? लाइसोसोम। ते को लिख लो, जीवाणु व विषाणु को नष्ट करने का कार्य है, बैक्टीरिया एंड वायरस को नष्ट करने का कार्य है। नष्ट करने का कार्य है। और इसके अलावा लिखो, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ व अन्य सूक्ष्म जीवों में, सूक्ष्म जीवों में अंतःकोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य, अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य। फिर अगला एक पॉइंट लिखो, शुक्राणु के द्वारा, शुक्राणु के द्वारा अंडाणु में प्रवेश के समय, अंडाणु में प्रवेश के समय अंडाणु भित्ति को गलाने का कार्य। काम तो कौन करता है? एक्रोसोम, लेकिन एंजाइम कौन से होते हैं? यही लाइसोसोम वाले। क्या कह रहे हो? कौन? तो एसिडिक ही है सारे, जल अपघटन जहां जाएंगे वहां एसिडिक। पीएच लिखा है ना, पीएच का मान 4 से 5। ये तो आपको याद रखना है लाइसोसोम में मेन पॉइंट। फिर अगला छोटा सा एक हेडिंग वो लिख लो, राइबोसोम। थोड़ा सा है बस ये, राइबोसोम, राइबोसोम राइबोसोम। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता लिखो पेलेड। 10 मिनट रुको सर, लिखो पेलेड। खोजकर्ता लिखो पेलेड, राइबोसोम के खोजकर्ता पेलेड। और ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, दाने के समान। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, और इस पर कोशिकांग वाली झिल्ली नहीं पाई जाती, झिल्ली विहीन अंग है ये। पहला पॉइंट लिखो, सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग, झिल्ली विहीन, झिल्ली विहीन, यानी इस पे झिल्ली नहीं पाई जाती। और ये क्या है? कोशिका द्रव्य के अंदर क्या है? बिखरा रहता है। कहां रहता है? कोशिका द्रव्य में बिखरा। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में तो केंद्रक तो होता नहीं है, केंद्रक वाला पदार्थ पूरी कोशिका में बिखरा रहता है। तो वहां पर तो इसका निर्माण है, किसका? राइबोसोम का निर्माण कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के द्वारा ही होता है। लेकिन
यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अंदर छोटी सी संरचना और क्या थी, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। तो केंद्रिका के द्वारा किसका निर्माण होता है, राइबोसोम का होता है। नीचे इस प्रकार से लिख लो, छोटा सा मैं चार्ट बना रहा हूं, इसी प्रकार से लिख लो इसको। राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी है, और एक यूकैरियोटिक कोशिका में भी है। यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य के द्वारा राइबोसोम का निर्माण, कोशिका द्रव्य के द्वारा राइबोसोम का निर्माण। आज टेस्ट है ना, याद करके आए हो गया? हाँ, कच कच तो भाई यही। केंद्रिका के द्वारा, प्रश्न बहुत खतरनाक आएंगे। के द्वारा राइबोसोम का निर्माण। आप तो लोग तो कर दो, मुझे ध्यान है, बाहर वालों से नहीं होंगी। कोशिका द्रव्य के द्वारा राइबोसोम का निर्माण, और यहां इसमें यूकैरियोट में केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम का निर्माण। प्रोकैरियोट में कौन सा होता है, 70S टाइप, और यूकैरियोटिक में कौन सा होगा, 80S टाइप। और 70S टाइप के दो प्रकार लिखे पीछे हमने, कौन से, 50 और 30, बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट। 80S में दो लिखे हमने, 60S और 40S। और राइबोसोम किसके बने होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन किसके बने होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हैं राइबोसोम। और मेन काम क्या है इनका, ये दोनों इकाइयां है ना, ये दोनों इकाइयां, बड़ी और छोटी इकाई, ये इकाइयां वैसे कोशिका द्रव्य के अंदर क्या है, फैली बिखरी रहती है अलग अलग। और जब प्रोटीन का निर्माण शुरू होगा ना, तब ये दोनों इकाई आपस में क्या है, जुड़ जाती है। इस प्रकार से संरचना होती है इनकी। यूं ये तो क्या है, बड़ी वाली इकाई, और इसके ऊपर है इस तरह से क्या होती है, ये छोटी इकाई, और बीच में यहां पर है RNA, इस तरह से जो भी है। तो ये बड़ी इकाई, और ये क्या है, ये छोटी इकाई होती है। जैसे इसमें 80 तो ये 40, इसमें अगर ये 50 तो ये 30 वाली इकाई है। तो ये दोनों इकाइयां जुड़कर, और जुड़ती किससे फिर, ये किसके द्वारा, मैग्नीशियम इनको जोड़ने का कार्य करता है जब प्रोटीन संश्लेषण होते। एक लाइन और लिखो, राइबोसोम की दोनों इकाइयां, ये लिख लिया क्या, ये लिख लिया पूरा, लिखो नीचे, राइबोसोम की दोनों इकाइयां, राइबोसोम की दोनों इकाइयां कोशिका द्रव्य में फैली रहती हैं, कोशिका द्रव्य में फैली रहती है। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण के दौरान ये दोनों इकाइयां मैग्नीशियम के द्वारा जुड़ जाती हैं।
दोनों इकाइयां मैग्नीशियम के द्वारा जुड़ जाती है और क्या काम करता है ये? प्रोटीन संश्लेषण करवाने का काम करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। लिख लो नीचे एक लाइन, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। संरचना इसकी एक बड़ी इकाई, एक क्या है? छोटी इकाई। तो यहां तक अपने ये 5-7 मेन कोशिका, अब इसमें ज्यादा नहीं, 2-3 बचे हैं। एक तो मेन केंद्रक बचा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया बचा है, लवक वगैरह है ना, फिर छोटे मोटे बच्चे हैं तारकाएं वगैरह, वो थोड़ा हल्का हल्का करना हमें, है ना। कल खत्म हो जाएगा ये।